ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप लोग भी कंफर्म करना। Income tax, residential status. स्क्रीन शेयर है जब এটা আমার নোটস। हाँ सर हो गया। ओके स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर नहीं है। CMA में AI लाने के लिए कितना मार्क्स लाना होता है? 75%। सीए हो या सीएम में 75% लाओ या यार आ जाओगे। 75 से 80% लाना पड़ेगा, किसी ना किसी रैंक में आ ही जाओगे। इज्जत मिलेगा। हाँ? इज्जत मिलेगा। इज्जत मैंने बहुत इज्जत, इज्जत ही इज्जत रहेगा। ऑल इंडिया रैंक लाओगे तो बहुत इज्जत है। अगर वन आओगे ना तो इंस्टीट्यूट का जो हेड है ना, चेयरमैन है ना, वो आपको कॉल करेगा। सॉरी अच्छा सर, आज का टॉपिक है इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है सर, सबसे पहले ना उन लोगों को बोलूंगा कि जिनको पहला पहला चैप्टर टॉपिक कंप्लीट नहीं है, उनके लिए बस इतना बात है कि आप लोग ना इनकम टैक्स बेसिक का जो इतना दिन से हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे ना, उसका जरूर एक बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा। मेरे से सारा क्लास लीजिएगा सर, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको लगेगा कि क्या है, कुछ छोटा मोटा बात होगा। छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा बात बेसिक्स में होता है। ठीक है, तो बेसिक क्लास जिन लोगों का मिस है, मेरे से क्लास लिंक लेके फटाफट एक बार इस वीक के अंदर क्लास को कंप्लीट करना है, और जो भी डाउट होगा पूछना है। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन सबको मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों का हाल फिलहाल में बेसिक कंप्लीट हुआ है, उनको बेसिक डिफरेंट काइंड ऑफ थियोरेटिकल एज वेल आप लोगों को घर पे कंप्लीट करके मेरे को आके दिखाना है। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछना है। ठीक है, तो ये था बेसिक रिलेटेड डिस्कशंस। बाद में फिर से होगा डिस्कशंस और बहुत होगा, लेकिन आज का टॉपिक जो है ये इनकम टैक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या नाम है इसका? रेसिडेंशियल स्टेटस। एक बात जो मैं इनकम टैक्स के फर्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है, क्या है, एकदम पहला क्लास में बताता हूँ। एक हिंदी तो असुविधा है ना सर? हिंदी तो असुविधा है, पागल ही हो। मुझे बंगाली में भी ऑप्शन नहीं रे, कितना लोग आगे बोले। अरे यार है तो यार ओल्ड जनरेशन को दिक्कत नहीं है, ओल्ड जनरेशन के लोग यार सीखेंगे जा रहा है तो फायदा नहीं। फायदा नहीं। इस तरह बना। चलो अच्छा, 600 मार्क्स लाना होगा 800 में तो एक चुप रहे, अभी पहले पढ़। मार्क्स लाने के लिए जो करना है उस पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, आउटकम पे नहीं। छक्का लगाने के बारे में ज्यादा सोचते हैं बोल के छक्का नहीं लगा पाते। बॉल को हिट करने के बारे में सोचोगे तो छक्का भी आ जाएगा। दिक्कत यही है ना, तुमको लगता है कि मैं ग्राउंड पे जाऊंगा और जो भी बॉल आएगा उड़ा दूंगा। अरे नहीं, तुम बॉल को उड़ाओ बाद में, पहले देखो कि बॉल कहाँ डाल रहा है और तुम्हारा बैट कहाँ जा रहा है। दैट इज द मेन थिंग। कोच बनना मैं बन सकता हूँ। इवन मेरे गांव में जब मैं खेलता था तो मैं सबको कोचिंग कराता था क्रिकेट में, सही है पैशन क्योंकि क्रिकेट मेरे अंदर ऐसे इनबिल्ड है। अभी भी करा सकता हूँ, चाहे वो विराट कोहली को भी जाके उनका गलती भी पकड़ा सकता हूँ। क्योंकि जो खेलता है उसको कई बार पता नहीं चलता है कि वो क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। जो देख रहे हैं ना उसको पता लगता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं। जब विराट कोहली बैड पैच से चल रहा था तो मैं खेल, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, क्रिकेट का सेंस मेरा इतना अच्छा काम करता है, मैं खेला देखते देखते बता सकता हूँ कि अगला बॉल में क्या करेगा बैट्समैन। इवन बॉलर क्या बॉल डालेगा ये भी मैं बता देता हूँ। मैम बोलते तू ही जाके खेल ले। अलग बात है, छोड़ो सर। अपने बारे में ज्यादा तारीफ अच्छा नहीं है सर, मैं क्रिकेट का तारीफ किया। अच्छा देखो, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैं बात किया था उस टाइम पे मैं आप लोगों को ना, ये देखो, स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स में किसी का भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है। ओए इधर आ, ठीक है। तो उसमें देखना डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। देखो पहला स्टेप्स क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर आता है डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम का क्लासिफिकेशन। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। ठीक है, मैंने 5 हेड है बेसिकली: सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, पीजीबीपी हेड, कैपिटल गेन हेड एंड अदर सोर्स हेड।
लेकिन ये पांचों हेड्स के बारे में डिस्कशन करना भी बाकी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर क्लबिंग ऑफ इनकम एंड माइनर चाइल्ड का इनकम का क्या होता है, हस्बैंड अपने बीवी का इनकम को क्या करता है और बीवी अपने हस्बैंड के इनकम को क्या करता है, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ का इनकम को लुका छुपी कैसे होता है, वो लुका छुपी भी सिखाऊंगा। हाँ सर, हस्बैंड क्या करते हैं, कई बार अपना इनकम को कम दिखाने के लिए अपने वाइफ के नाम पे दिखा देता है, वाइफ कई बार क्या करते हैं अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए हस्बैंड के नाम पे दिखा देते हैं। तो उनका ये जो लुका छुपी चलता है ना, ये पकड़ने का एक सिस्टम है जिसे क्लबिंग में सिखाया जाएगा। फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट आता है कि एक में लॉस खाते हो, दूसरे में प्रॉफिट करते हो, एक में आपका लॉस कितना दिन तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये सारा खेल धीरे धीरे, हाँ ताकि टैक्स, हाँ टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी का एडजस्टमेंट कितना कर सकते हैं। और फिर आ जाता है ग्रॉस कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शंस देते हैं जीटीआई का, 80C से 80U का, और फिर जाके हम लोग टैक्स का कंप्यूटेशन कर पाते हैं। लंबा जर्नी है सर, लेकिन जितना लंबा जर्नी है सीखने में भी समय लगता है, लेकिन एक बार सीख जाओ ना, एक बार पूरा सिस्टम सीख जाओ ना, तो ये काम करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। इंटरेस्टिंग बात ये है सर, यानी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इट्स अ लेंथी प्रोसेस, करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। जैसे मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ इनकम टैक्स e-filing.government.in, सारे खेल जितना सारा है ना इनकम टैक्स फाइलिंग के चक्कर में, कि ये पूरा चीज ना इसके थ्रू से होता है। तो यहाँ पर जब आप लोग काम करोगे आगे जाके इनकम टैक्स पढ़ने के बाद अल्टीमेटली कहीं काम यहीं पर होता है, ठीक है। तो जब आप लोग आगे जाके इनकम टैक्स में काम करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करोगे अपने क्लाइंट का, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ये जो लंबा टाइम आप लोग अभी सीए में पढ़ाई में लगा रहे हो ना, तो इस पे जैसे जैसे आप लोग नॉलेज गेन करते रहोगे, सिस्टम को पता करोगे, यहाँ पर एक्चुअली सारा चीज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। बट आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या डालना, व्हाट यू नीड टू पुट, ठीक है। प्रोसेस यहाँ पर होता है, आपको ज्यादा माथा लगाने का जरूरत नहीं है। इवन आपका क्लाइंट कौन कौन हो सकता है सर, आपका क्लाइंट एक सैलरीड एम्प्लॉय हो सकते हैं, एक बिजनेस प्रोफेशनल हो सकते हैं, सीनियर सुपर सीनियर भी हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट लोग भी हो सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माने जॉइंट फैमिली बिजनेस, इसके बारे में मैंने बेसिक्स में जात पात का चर्चा किया, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल जात पात, हिंदू नाम आ जाता है ना, फिर मुस्लिम बोलेगा हमारा नाम क्यों नहीं, ठीक है। फिर इसमें सिख और जैनी लोगों को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर रखा गया। अब इनमें से कोई बोलेगा नहीं हम लोग हिंदू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं जात पात का भी चर्चा वहां पर किया, जोक से पार्ट, जात पात कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इंडियन ओरिजिन का मैटर होता है, जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस सिस्टम है जिसको जॉइंट फैमिली बिजनेस बोलते हैं, उस जॉइंट फैमिली बिजनेस के बारे में डिस्कशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नथिंग, देखो देश का नाम क्या है, हिंदुस्तान, ठीक है। तो यहाँ का कल्चर में क्या है, हिंदुस्तानी कल्चर। इवन म्यूजिक भी होते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। तो हिंदू शब्द कोई धर्म से जुड़ा हुआ डायरेक्टली नहीं है, ये बात सबसे पहले सबको समझ लेना चाहिए। जब देश का नाम हिंदुस्तान है, अरे हिंदुस्तान नाम कहां से पड़ा, नहीं सर, हमारा देश सबसे पहले इंदास वैली से बना था। इंदास वैली, इंदास नदी को इंग्लिश में इंदास कहते हैं, हिंदी में या बंगाली में या इसमें कहते हैं सिंध। जैसे पंजाब में तुम लोग बोलते हो सिंध, है ना, हम लोग इसको बांग्ला में बोलते हैं सिंधु, ठीक है। तो ये जो सिंध है ना, जो बाहर के लोग हैं लाइक ईरान के या इराक के, ये लोग सिंध प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, वो लोग बोलते हैं हिंद, हाँ वो लोग बोल नहीं पाता था। यूरोपियंस, मिडिल ईस्टर्न का लोग सिंध वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, तो वो लोग हाँ एस प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो लोग सिर्फ हिंद हिंद चिल्लाता था, ठीक है। और सिंध के उस पार जो रहते हैं उसे हिंदू बोलते थे। हिंद हिंद माने सिंध माने हिंद, सिंध रिवर, हिंद के उस पार जो रहते थे वो हिंदू है, ठीक है। इसलिए देश का नाम भी वो लोग रखा था हिंदुस्तान। और हमारे देश का नाम जो इंडिया पड़ा है वो भी इसी सिस्टम से आया है। इंदस से यूरोपियन हमें बोलता था इंदु या इंदोन, इंडोन से इंडियन, फिर इंडियन से देश का नाम पड़ गया इंडिया। ये सभी बाहरी लोगों का दिया हुआ नाम, हम लोगों का जो ओरिजिनल नाम है वो है भारत। एक राजा थे सर, एक राजा थे, भारत नाम का एक राजा था,
जिन्होंने पूरा देश को एक चक्र में रखा था। चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट माने जो देश को एकदम एक ही कांटा में सबको एकदम जोड़ के रखा था। आज से कम 5-7 हजार साल पुराना बात है। तो उनके नाम पे देश का नाम रखा गया था भारत। उसका नाम था भरत। भरत के नाम से नाम पड़ा था भारत। ये भारत के नाम पे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग लिखा हुआ है। जैनी स्क्रिप्चर्स में वो लोग बोलते हैं कि वो भरत राजे उनके राजा थे। हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि ये भारत राजा उनका है, लेकिन अल्टीमेटली वो कॉमन ही है। चाहे वो जैनी स्क्रिप्चर्स हो या हिंदू स्क्रिप्चर्स हो, उसमें कॉमन ही है। तो ये भारत जो थे ये किसी ऋषि का बेटा था और उसने चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उन्हीं के नाम पे देश का नाम भारत। बाकी ये जो देश का नाम हिंदुस्तान और इंडियन है, ये दोनों ही हमारे अपना नाम नहीं है, ये विदेशियों ने हमें दिया है। और उसका मेन कारण है इंडस वैली। ठीक है। अब हिंदू ये शब्द ना किसी धर्म से जोड़ो मत इसको। अगर धर्म बोलना है तो सनातनी बोल सकते हैं। धर्म है सनातनी, मैंने जो काफी पुराना है, इस तरह से बोला जा सकता है। लेकिन हिंदू शब्द धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। लोग इसको गलत तरीके से यूज करते हैं और भेदभाव करते हैं। जो भी हो, चलो इसी को हम लोग कंट्रोवर्सी बोलते हैं। ठीक है। इसी को जात पात बोलते हैं, कंट्रोवर्सी बोलते हैं। जो भी हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन द सेंस जॉइंट फैमिली बिजनेस। जॉइंट फैमिली बिजनेस जैसे मानो 4 भाई हैं, उनका एक मिठाई का दुकान है, उस स्वीट शॉप से इन लोगों का किस तरह से फैमिली चल रहा है, उनका इनकम टैक्स कैलकुलेशंस का क्या हिसाब किताब हो सकता है, ये सब बातें हम लोग HUF में, हाँ उसका जो हेड है उनका हिसाब किताब। तो आज का जो टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पर भी हम लोग ना यही सब चीजों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे कहाँ पे देखा था? इसमें भी दिखाते हैं। इसमें भी आप लोग अगर शॉर्टकट में जानना है ना, तो किसी भी चीज के बाद, जैसे मानो टैक्स स्लैब जानना है, ठीक है, ये या फिर मानो कि किसका क्या टैक्स चल रहा है, आप उसमें क्लिक करोगे ना तो ये टैक्स स्लैब आपको दिखा। मतलब ये सब मैंने बेसिक्स में पढ़ाया ना सर आप लोग, ठीक है। सरचार्ज का रेट कितना चल रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को रिसेंट अपडेट दिया, कई बार ये लोग अपनी वेबसाइट में भी अपडेट उतना नहीं दे पाता है, ठीक है। मैं उससे पहले आप लोगों को अपडेट दे दिया। ये देखो डिडक्शन, ठीक है, ये सब धीरे धीरे समझ जाएगा, सब समझ जाओगे कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसके पीछे हर एक रीजन समझ में। एग्जामेशन मिलता है 80 से 80 के अंदर ही मिलता है। डोनेशन मतलब हर जगह में डोनेशन नहीं, एनजीओ का बात। कुछ गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में डोनेशन करने से रिलीजियस इंस्टीट्यूट को भी दिया जा सकता वही है। जैसे एनजीओ हाँ, NGO, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, वहां पर भी डालने से भी मिलता है। वो सब धीरे धीरे पता लगेगा, वो इस चैप्टर में बात होगी, डिडक्शंस फ्रॉम GTI। मजा आएगा सर, और मजा आएगा, डोंट। हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ देने वाला है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है। ये जो स्टेप्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 स्टेप्स है, ये 9 स्टेप समझ जाओगे, इनकम टैक्स समझ। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, ज्यादा जंपिंग करेंगे तो फिर कहीं का नहीं रहेंगे। देखो, तो रेजिडेंशियल स्टेटस हेडिंग करो, पेन एंड कॉपी रेडी कर लो सर। पेन कॉपी रेडी कर लो सर आप लोग, हर कोई, हर किसी को बोल रहा हूँ, फर्स्ट रेडी हो जाओ रेजिडेंशियल स्टेटस को समझने के लिए। ऐसे तो रेजिडेंशियल स्टेटस का सिंपल मतलब ये होता है कि ये देखो, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सेक्शन 6 में कहा गया है। कहाँ पर बोला है सर? अभी मत लिखो, मैं लिखाता हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बातचीत किया गया है सेक्शन 6 में। इसमें जैसे मैं आपको इंडिविजुअल माने नॉर्मल हम लोग, इंडिविजुअल माने हम लोग, ठीक है। इंडिविजुअल के भी टाइप्स होते हैं, बिलो 60 माने 60 साल के नीचे वाले लोग, ग्रेटर देन 60 to 80, ठीक है, एंड अबव 80, ठीक है। तो ऐसा भी बातें होते हैं जो बेसिक्स में बात हुआ है। और अभी मैं HUF के बारे में बात कर रहा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मैंने बेसिकली जॉइंट फैमिली बिजनेस, करता का है। ठीक है। इसमें जो कर्ता होता है उसी का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग चेक करेंगे। कर्ता माने हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो वही हेड ऑफ द फैमिली जो है उसी के बारे में जानेंगे कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। सर इंडिविजुअल और HUF का
रेसिडेंशियल स्टेटस का कैलकुलेशन सेम नहीं होता है, देयर इज अ डिफरेंस। सिमिलरली फार्म, एलएलपी, एओपी, बीवाई, दे आर पर्सन, ठीक है। इनकम टैक्स में पर्सन मेनली 7 तरह का पर्सन है, इंडिविजुअल ईच भी 2 पर्सन है, फार्म, एलएलपी, एओपी, बीवाई, कंपनी एटसेट्रा, इन सभी के बारे में हम लोग बेसिक्स में पढ़े हैं। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, जिसमें हम लोग मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट वगैरह को रखते हैं। तो इन सभी का रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हमें, ये भी अलग तरीके हाँ, इसका अलग होता है। तो सभी का तरीका पता होना चाहिए कि पहले तो इंडिविजुअल का जान लो, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछेगा, ठीक है, और एचयूएफ से भी पूछता है, ये सबसे पहले है। बाकी फार्म, एलएलपी, ईओपी, बीवाई का इजी है, इजी है, उन लोगों का इजी है, एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट इंडिविजुअल एचयूएफ का तो सर क्या बोले, डिटेल्स में पूछेगा, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी क्वेश्चन है सर, हम लोग ये सेक्शन 6 को समझेंगे। चलो तरीके से करते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, पर हम लोग ज्यादा माथा नहीं लगाएंगे, चुपचाप समझेंगे। लॉगिन किसी कारण से आउट हो गया था। चलो सर, हेडिंग कर दो, रेसिडेंशियल स्टेटस। सब अच्छे बच्चे हो आप लोग, ये जो लोग ऑनलाइन में हो, आप लोग समझ पा रहे हो? सर अब तक तो समझाया नहीं आपने। अभिजीत, विक्रम, कोनिका, नील, प्रिया, सनोन, लिख लिया ना? ओके सर। सर एक तरफ लिखो रेसिडेंट, दूसरी तरफ लिखो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। एक तरफ लिखो रेसिडेंट, दूसरी तरफ लिखो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट पे एक बात लिखिए सर, एनी वन कंडीशन out of 2 under section 6 subsection 1, any one condition under section, any one condition out of 2, any one condition out of 2 under section 6 subsection 1, एक सेकंड दिखा इस तरह से, any one condition out of 2 under section 6 subsection 1, इतना लिख लिए तो बोलना। ठीक है, दो होता है ना, एक 4 डे और एक आपका 182 डेज। चलो आराम से सर, आराम से। ये पहले बताया था बहुत, ये मैं पहले भी बोलता रहता हूँ, हमेशा नॉर्मल में भी बोलता रहता हूँ। देखो, तो एनी वन कंडीशन आउट ऑफ 2 अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, अगर ये कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाता है, अब आप लोग बोलोगे सर कौन सा 2 कंडीशन, अभी तक तो मैंने बोला ही नहीं, बोलूंगा सर, लेकिन पहले ये भी लिख लो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड दूसरे में लिखना रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इतना लिख लेने से मुझे बताओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे। तो क्या तक लिखा सर? सर आपने इतना लिखा कि रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, पर अभी मैं आपको बस रेसिडेंट पे ही चल रहा हूँ। रेसिडेंट में आपको 2 कंडीशन फुलफिल करना होता है, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ 2
सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, इसमें से अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का दो में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ROR। और अगर आप दोनों में से दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाता है तो आप RNOR भी कहला सकते हो। RNOR माने रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसमें से अगर आप एक बार ROR हो जाते हो ना, एक बार अगर आप ROR हो जाते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टू कंडीशन out of two condition out of two under section 6 subsection 6, otherwise RNOR बन जाओ। सिमिलरली यहां पर भी एक अदरवाइज लिख देते हो ऊपर में, ये जो स्टार्टिंग में रेसिडेंट एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, इसमें भी एक अदरवाइज पॉइंट रखो, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अब स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, आप लोग एक बार पूरा देख लो क्या निकल रहा है। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या चेक करना है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा, रेसिडेंट माने भारत का रेसिडेंट है कि नहीं, और नॉन रेसिडेंट माने वो भारत में रहता नहीं है, इस तरह का बात है। नॉन रेसिडेंट इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, नहीं रहता है। तो अगर कोई रेसिडेंट है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स कहता है कि उसे 2 अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत, सॉरी गलत बोल दिया, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू उसे फुलफिल करना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशंस है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल कर जाए तो बंदे को हम लोग रेसिडेंट या ROR कह देंगे, सॉरी रेसिडेंट कह देंगे। क्या कह देंगे, रेसिडेंट कह देंगे। एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 होगा तो हम उसे रेसिडेंट कह देंगे, अदरवाइज हम उन्हें नॉन रेसिडेंट कह देंगे। माने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो रेसिडेंट, अगर नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट। लेकिन अब आप बोलोगे सर अभी तक तो आपने बताया नहीं कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में क्या है। हाँ सर बताया नहीं, ऑब्वियसली नहीं बताया, अभी धीरे धीरे खोलूंगा सर, ठीक है। 3 पत्ती है, एक एक करके राज निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, रेसिडेंट जैसे ही एक बार आप हो जाते हो, अब दो सेकंड सवाल होता है कि कैसा रेसिडेंट। रेसिडेंट तो ठीक है बट किस टाइप का रेसिडेंट, तो उसमें दो तरह का रेसिडेंशियल कॉन्सेप्ट होता है, एक ROR टाइप का और एक RNOR टाइप का। ROR माने ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, माने पीछे से काटो तो भी रेसिडेंट, आगे से काटो तो भी रेसिडेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे ROR। तो ये जो ऐसे वैसे बोला ना, ये कहीं पर भी लिखा नहीं है, मैंने बोला, ठीक है। हाँ समझ गए ना, ठीक है। ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। और दूसरा वाला आइडिया चलो बाहर से याद रहते हैं लोग। हाँ समझ गए सर। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो लोग होते हैं जो ऐसे तो रेसिडेंट है बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है, ठीक है। तो उस लोगों को बोलेंगे RNOR, दे आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरीली दे आर नॉट रेसिडेंट बट दे आर रेसिडेंट, इसलिए मैंने क्या नाम दिया, ऐसे रेसिडेंट है पर वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है, ऑर्डिनरीली दे आर नॉट रेसिडेंट, तो उनको कहते हैं RNOR। अब आप बोलोगे सर रेसिडेंट का भी टाइप से क्या फायदा, सर बहुत फायदा या नुकसान गवर्नमेंट को होता है। ये पूरा फायदा और नुकसान का जो कॉन्सेप्ट है ये गवर्नमेंट रिगार्डिंग है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको इंडिया में टैक्स देना है कि नहीं देना है। जैसे मैं आप लोगों को बजट पढ़ना सिखाया था, याद है? हाँ फिर से बजट आने वाला है, आई थिंक 1 तारीख को बजट आ रहा है। हाँ फरवरी, नॉर्मली जन के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में होता है। तो आप यूनियन बजट चेक कराना सिखाया था मैं आप लोग, ये चेक करते रहना सर, गवर्नमेंट के साइड में जाना,
फिर यहाँ पर जाके ये देखो की बजट डॉक्यूमेंट्स, बजट हाइलाइट्स, की फीचर्स, यहाँ पर जाना। फिर जिस तरह से आप यहाँ पर ना गवर्नमेंट का बजट चेक कर सकते हो, ये देखो एनुअल की बजट डॉक्यूमेंट, ये रहा। ठीक है, ये 23-24 का है, लास्ट ईयर फरवरी में आया था। अब ये 24 का फरवरी परसों से चालू होगा। निर्मला सीतारमन जी फिर से चालू हो जाएंगे कैबिनेट में। ठीक है, ये किधर कितना पैसा दे रहे हैं और किधर कितना पैसा नहीं देंगे, ये सारा चीज बताएंगे। टैक्स रेट भी बताते हैं अगर कुछ चेंजेस करना हो तो। ठीक है, ये बजट में ही सब बताया जाता है। तो ये क्या हो गया, की टू दी बजट डॉक्यूमेंट्स ना, की टू दी बजट डॉक्यूमेंट नहीं, हमें बस बजट डॉक्यूमेंट्स का एक झलक चाहिए था। कहाँ चला गया भाई, बजट एट ए ग्लांस। तो जो भी हो आप लोग बाद में देखना। इसमें इसका पीडीएफ कहाँ चला गया? मिनिस्ट्री आप ही लोग जा सकते हो सर, आईएएस आईपीएस आईआरएस क्लियर करके जा सकते हो। सीएसईए में कंप्लीट करने के साथ साथ आप लोग आईएएस या आईआरएस का प्रिपरेशन करना। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन आईएफएस होता है, दो होता है, आईआरएस होता है, आईएफएस होता है। इंडियन फाइनेंशियल सर्विस भी होता है और इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी होता है। लेकिन ये क्लियर करने और इस और नॉर्मल नॉट जस्ट दैट, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट भी डायरेक्टली भी काम करते हैं। लेकिन अगर आपको एकदम फुल पावर चाहिए तो आपको आईएएस आईआरएस कुछ तो क्रैक करके जाना। अच्छा ठीक है, ये बजट समरी आप लोगों को मैं बाद में दिखा दूंगा। आप दिखाए थे। दिखाता रहता हूँ, इसलिए दिखाता रहता हूँ क्योंकि सबको आइडिया हो जाना चाहिए कि गवर्नमेंट को कितना पैसा आता है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा बाद में। नहीं मिल रहा है, रैंडमली कभी कभी मिलता नहीं है ना, इसलिए नहीं मिल रहा है। व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट बस इतना सा है कि गवर्नमेंट हमारे लिए जो बजट रेडी करता है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स से आता है। ओवरऑल देखा जाए, गवर्नमेंट अगर 1 लाख करोड़ कमाते हैं, इतना तो कमा ही लेते हैं सर गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे तो 1 लाख करोड़ तो मैं कम बोल दिया, इससे बहुत ज्यादा कमाते हैं। तो इसमें इनकम टैक्स ऑलमोस्ट 15 to 16%। लेकिन इनकम टैक्स 15 to 16% जितना गवर्नमेंट इनकम करते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स से आता है। तो इनकम टैक्स से आता है, और लेकिन इसमें ये चीज देखना पड़ता है ना कि भाई किससे लेना है टैक्स और किससे नहीं लेना है। तो लाइबिलिटी डिसाइड किया जाता है। इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, जिसके तहत एक्चुअली टैक्स लाइबिलिटी का जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप होता है। समझ में आ रहा है सर? नहीं मिल रहा है, छोड़ो। ठीक है चलो, बाद में जब मिलेगा दिखाऊंगा। डेटा टाइम पे नहीं मिलता है ना, मेरा माथा खराब होता है। मतलब एक चीज आप दिखाने का मन कर रहा है और वो दिखा नहीं पाते, तो एक क्या होता है ना, एक अंदर से एक हिचकिचाहट रह जाता है कि क्या हुआ है, नहीं दिखा पाए। कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं तो आप लोग देख लेना, लेकिन फिर मन करता है नहीं यार दिखा ये दें। बजट हाईलाइट तो हाँ, गलत जगह में क्लिक कर दिया था। थैंक यू थैंक यू। ये देखो ये देखो, एक चीज मैं एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहा था। पाना करने रुपी कम्स फ्रॉम, रुपी कम्स फ्रॉम, यही चीज मैं दिखाता रहता हूँ हमेशा। इनकम टैक्स 15%। ठीक है, देखा मैंने कहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है, इनकम टैक्स से 15%। और बाकी आप लोगों का दूसरा और भी सब्जेक्ट है जैसे जीएसटी, जीएसटी से 17%। तो ये कितना बड़ा सोर्स है। कस्टम्स भी आप लोगों में से किसी किसी का है, जैसे सीएमए को भी पढ़ना है, सीएस को भी पढ़ना है, सीए फाइनल में बाकी, सीए लोग सीए फाइनल में पढ़ना है। तो ये 4% का है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन। कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है, बेसिकली इंपोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे नॉर्मली छूट होता है। तो क्वेश्चन ये है सर कि इतना पैसा जहां से आता है, ठीक है सर, कहाँ कितना पैसा खर्चा होता है इसका पूरा यहाँ पे देखो, एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक मिनिस्ट्री। जैसे टोटल जो गवर्नमेंट इनकम करता है, रुपी गोज टू, ये देखो रुपी गोज टू को भी डिटेल्स दिया है कि इनकम करने के बाद उसका खर्चा कहाँ कहाँ कितना होता है। ये सब आप लोग को जानना चाहिए, इसलिए दिखाता रहता हूँ। ठीक है सबसे ज्यादा खर्चा होता है इंटरेस्ट पेमेंट में, जो लोन चलता है इंडिया का, उसका 20% सिर्फ इंटरेस्ट देने में चला जाता है। डिफेंस में 8%, सब्सिडी देने में 7%। सब्सिडी मैंने गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को
या फिर किसी को बिजनेस करने के लिए किसी स्टेट किसी भी ट्राइबल बेल्ट में सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। सब्सिडी में 7%। किस सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप करता है कि ये सेंट्रल बना के देगा, उसके लिए 9%। ठीक है, पेंशन में 4% चला जाता है। स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस, मैंने सेंट्रल जितना इनकम करता है उसका 18% स्टेट को मिलता है, सभी स्टेट को वो चला जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में ये सब में 9%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17%, जो सेंट्रल सिर्फ डायरेक्टली स्कीम बना के करते हैं, और कुछ होते हैं स्पॉन्सर्ड। ये इस तरह से सरकार का खर्चा है। ठीक है, बाकी आप अगर बजट पढ़ोगे आपको और क्लैरिटी मिलेगा। अभी ये बजट आएगा ना, मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। ठीक है, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी ये पुराना बजट पढ़ने का मजा नहीं है। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है तो मजा आएगा जब न्यू बजट आएगा, तो मजा मजा करके पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मेन जो चाहिए था वो है कि इनकम टैक्स पढ़ने के पीछे का वजह तो ह्यूज अमाउंट, और गवर्नमेंट चाहते हैं कि और बढ़े। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़, ऐसे तो हर कोई नहीं कमाता। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ लोग इनकम करता है ऐसा मान के चलो, मैंने 50 करोड़ इक्वल्स टू 100%। इनकम टैक्सेबल इनकम जो बाहर के ऊपर। हाँ, वो तो है टैक्सेबल इनकम, लेकिन सबसे बड़ा बात कि अगर देश का आबादी 140 करोड़ है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें सारा लोग तो इनकम के एलिजिबल, बच्चा लोग तो नहीं कमाएगा। आप लोग जैसे छोटे हो अभी, आप लोग कहाँ से कमाओगे? 2 दिन बाद कमाना स्टार्ट करोगे तो आप लोग को भी बच्चा ही माना जाएगा। आप लोग सिर्फ खाते हो, कंज्यूम करते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं बाप के होटल में खा। सर कभी आप भी खाया करते थे? अरे बहुत खाया। अभी भी मौका मिलने से भी मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ और बाप के होटल में खाओ। इससे ज्यादा खुशी जिंदगी में कुछ नहीं है। माँ बाप के पैसों से ही ऐश पूरा होता है। ऐश तो माँ बाप के पैसे से ही होते हैं, अपने पैसे से तो रोटी ही जुगाड़ होता है। ये मेरा बात नहीं है, एक महान कवि का बात है सर, इसलिए मैं बोल रहा। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का कविता है, अमिताभ बच्चन का पाप। आप लोग शायद पढ़े होंगे, उनका बहुत सारे कविता हिंदी हिंदी मीडियम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो वहां पर एक लाइन था, मतलब अपने पैसों से सिर्फ मतलब क्या लग्जरी के बारे में बोल रहे थे कि ऐश तो माँ बाप के पैसे से ही पूरा होते हैं, अपने पैसे से तो सिर्फ मैंने रोटी ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। जो भी हो, पॉइंट क्लियर है? चलो, बस माथा में क्लैरिटी आने के लिए ये सब डेटा जरूरी होता है और कुछ नहीं। नहीं तो मुझे अभी थोड़ी ना बजट पढ़ाना है आपको, ये तो इकोनॉमिक्स क्लास में डिस्कस करूंगा। ये लोग का है, उनको पढ़ाना पड़ता है ना। क्या सोच रहा है ये? देखो, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, मिल गया। अब सर अभी खेल बाकी है, बहुत बाकी है। खेल क्या है कि ये जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और यहाँ पर नीचे देखो मैंने लिखा सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, इसी दोनों चीजों को समझाना है। तो क्या मतलब निकला? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में 2 नियम है, 2 नियम में से एक नियम फुलफिल हो जाए तो आप रेसिडेंट हो, अगर फुलफिल नहीं होता है तो आप नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, अगर आप एक बार एक रूल फुलफिल होकर आप रेसिडेंट बन जाते हो तो फिर आगे देखना है कि आप कैसे रेसिडेंट हो, आर टाइप के हो कि आर नॉट टाइप के हो। अगर आप अगर अच्छा आर कैसे बनोगे? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में 2 नियम है, अगर दोनों में से दोनों फुलफिल हो जाए तो आप आर टाइप में आ जाते हो, अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं होता है या फिर हार्डली एक फुलफिल होता है तो आप आर नॉट टाइप में आ जाओ। इतना सा बात है, लेकिन ये बात अभी कहानी बाकी है। चलो आगे लिखिए, लिखो सर लिखो, अभी बहुत लिखना है। अभी तो पार्टी एनी इंडिविजुअल is treated as resident if he or she satisfy any one condition out of two any one condition out of any one के पहले satisfy वो F गड़बड़ हो गया था मेरा। satisfy any one condition out of
2 अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। पॉइंट ए देखे लिखो सर, फिजिकली, फिजिकली माने बांग्ला वाले 100 छोड़ी रहे, ठीक है सर। फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, physically present in India for at least 182 days during previous year। क्या चल रहा है अभी प्रीवियस ईयर? 23-24। सर अभी डेट जो चल रहा है, जैसे देखो अभी मैं इसको आपको आपके एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ। आप लोग जून में जब एग्जाम में बैठोगे उस टाइम पे आप लोगों का 2024 होगा और नया 24-25। हाँ, मैंने बेसिकली करेंटली अगर देखो अभी तो मार्च खत्म नहीं हुआ ना, तो अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो 22-23 चल रहा है, और असेसमेंट ईयर अभी मार्च जब तक खत्म नहीं होता 23-24 ही चल रहा है। लेकिन जिस टाइम पे आप लोग एग्जाम में बैठोगे जून या दिसंबर में या नवंबर या मई में, जिसका जैसा है, तो उसके लिए नॉर्मली सीए लोगों का क्या है, नवंबर और मई में होता है। हम लोग का जून दिसंबर। सीएस और सीए में दोनों का जून दिसंबर होता है, इसलिए मैं बोला जिसका जैसा है वो समझ लेगा अपना अपना, ठीक है, अंदाज अपना अपना। पेन को मुंह में नहीं डालते बच्चा। ऐसा आदत है। अच्छा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, तो फिर आप लोग जब बैठोगे उस टाइम पे प्रीवियस ईयर हो जाएगा 23-24 और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25। तो मैं यहाँ पर अच्छा, जो भी रूल है वो असेसमेंट ईयर के बेसिस पे नहीं है, रूल इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, ठीक है, रूल इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में 182 डेज हो या नहीं हो इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर आप एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आप इंडिया में रहते हो, जैसे कि करेंटली 23-24, और पॉइंट नंबर बी, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 days, फॉर 60 days, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 days, लिखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगेन प्रीवियस ईयर मैंने अगेन 23-24, and 365 days in 4 previous year, in 4 previous year immediately preceding the previous year, immediately preceding the previous year। For previous year immediately preceding the previous year, मतलब सर मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब इतना सा है कि जैसे 182 दिन का एक नियम है, वैसा ही एक दूसरा नियम भी है ना। दूसरा नियम ये है कि आपको इंडिया में 60 दिन रहना है। कितना दिन रहना है? 60 दिन रहना है प्रीवियस ईयर में। जैसे मानो अगर आप 23-24 में हिसाब लगा रहे हो, 23-24 में आपको इंडिया में 60 दिन रहना पड़ेगा, और उसके साथ साथ पिछले 4 साल, एग्जैक्टली पिछले 4 साल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली पिछला 4 साल, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लो। जैसे मानो कि अगर आप किसी का 23-24 आपका प्रीवियस ईयर, इसमें आपको 60 दिन रहना है, लिख लो सर, फॉर एग्जाम्पल बोल, ई डॉट जी डॉट दे दो। 23-24 में आप 60 दिन इंडिया में हो, इसके पिछला 4 साल मैंने 22-23, 21-22, 20-21 और 19-20। 4 साल हो गया। ये 4 मिला के 365 मिला के, दोनों से कोई एक होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला या ये वाला, दोनों में से कोई भी एक होने से ही आप रेजिडेंट कहला सकते हो।
और अगर 23-24 में वो 60 ईयर नहीं हुआ लेकिन मिला के 65 में वो था तो क्या बाबा? नहीं, तीन तो लास्ट 4 বছর ধরে 65 इज कंप्लीट করেছে। नहीं हो, इसमें भी दोनों ही कुछ हो गया। इसका भी दोनों एक साथ होना पड़ेगा। मैंने 23-24 में भी 60 दिन होना पड़ेगा और उसके साथ साथ अलोंग विथ दिस 365 दिन पिछले 4 साल में होना पड़ेगा। ये जो 4 साल मैंने लिखा इसको बोलते हैं इमीडिएट प्रीसीडिंग 4। अच्छा, ये पिछला 4 साल माने कोई भी पिछला 4 साल नहीं, इमीडिएट पिछला 4 साल। नहीं समझे? सर जो लोग ऑनलाइन में हो बोलो सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ यस। यस। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा धीरे धीरे, और भी रूल है बट ये रूल मेन है। इसके बाद अभी भी 120 दिन का भी एक रूल आएगा, सब बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन पहले एक एक करके केस को समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो क्लैरिटी आएगा। ठीक है, इसलिए कहानी में ट्विस्ट रहता ही रहता है सर। सर ट्विस्ट हो ना हो, आप जबरदस्ती ट्विस्ट ट्विस्ट सुना के हम लोगों का माथा खराब करते हो। चलो एक स्पेशल नोट लिखो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ calculation of number of days, at the time of calculation of number of days, the day of arrival, the day of arrival and day of departure, day of arrival and day of departure are treated as 2 days। जिस दिन आएगा और जिस दिन जाएगा, दोनों दिन को पैर रखते निकलते ही टैक्स मार दो सीधे। अब पैर रखने का कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। लिख लिया सर? एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर आर ट्रीटेड एज 2 days। ठीक है, ये एक पहला स्पेशल था। अब एक दूसरा स्पेशल है, बहुत वाइटल चीज है। एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर था, साउथ अफ्रीकन एक क्रिकेटर था। सर आप हमेशा क्रिकेट से एग्जाम्पल क्यों बोलते हो? सर मुझे जो ज्यादा समझ में आता है मैं एग्जाम्पल उसी से दूंगा। ठीक है, हाँ सर, हम अगर कोई बोलेगा सर हम लोगों को समझ में नहीं आता है, सर इंडिया में क्रिकेट सबको मोटा मोटी समझ में सर मुझे समझना पड़ेगा। ये शायद जो लोग क्रिकेट देखता होगा या खेलता होगा थोड़ा बहुत नाम जाना होगा। हर्सेल गिब्स बोल के साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही धाकड़ प्लेयर था। सर 400 की इनिंग्स थी ओडीआई में बैटिंग की। हर्सेल गिब्स बोल के एक धाकड़ प्लेयर था। मैंने जब खेल जाएगा ना उस दिन दूसरे टाइम टीम का हवा टाइट कर दे। तो हर्सेल गिब्स, उसका ना उसके अगेंस्ट में इंडिया में काफी क्या बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके पीछे पूरा एकदम पूरा पड़ गया था। उसके पीछे 2-3 उसके पीछे केस बना था, अभी भी है, मैं गूगल करके भी दिखा सकता हूँ। वो हाथ में तो है ना। हर्सेल गिब्स स्कैम, कोच बन गया। स्कैम बोल देते। क्या नाम से सर्च करे समझ में नहीं आ रहा है, बट इसका काफी न्यूज उस टाइम पे हुआ था। चीटिंग, फ्रॉड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विद निकी बॉय है, खबर था इसका। मैच फिक्सिंग्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कौन नहीं पीछे पड़ा था इसका। ठीक है, और उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस का भी कॉन्सेप्ट था, तो फिर बीच में 1 साल खेलने के लिए आया ही नहीं। अब बाद में थोड़ा सा देख सकते हो, जो भी हो, याद आया बोल के इसलिए बोल दिया।
ठीक है। तो ऐसे होता है कि मानो उसका रेसिडेंशियल, वो आने से ही उसका एक दिन भी इंडिया में पैर रखेगा तो उसका टैक्स डिपार्टमेंट उससे टैक्स ले सकता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी आया था, और उसके साथ चीटिंग वगैरह बहुत सारा केस उसके ऊपर लग गया था, जो भी। ओके, नाउ व्हाट इज द केस स्टेप 2। अच्छा, स्पेशल नोट 2। तो आने का दिन जाने का दिन को क्या करना है, एक एक दिन करके पकड़ना है, ठीक है। आने वाला दिन जाने वाला दिन दोनों पकड़ना पड़ेगा। एक अनदर स्पेशल नोट ले, स्पेशल नोट 2। सर आप लोग इंडिया के बारे में जानते हो? वो इंडिया को जानना है। वेरी गुड। जो समझ गए हैं बहुत अच्छे से समझ गए सर। 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट। आज आप लोग एक सच्चा इंडिया को जानो सर। जिस इंडिया को हम लोग नॉर्मली जानते हैं वो हम लोग बेसिकली इंडिया का टेरिटोरियल मैप को समझते हैं, ठीक है। एक दुख की बात बताओ, ये जो कान मैंने ड्रॉ किया ना, ये पीओके। ये पीओके भी है, और उसके साथ साथ वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री अपने मैप में भारत का इस हिस्से को दिखाता नहीं है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपका एनिमी है और कौन आपका फेवर है। चाइना भी तो उसको उसमें दिखा, चाइना इसको नहीं दिखाता। चाइना तो इसको भी नहीं दिखा ये कान को भी नहीं दिखाता और ये कान को भी नहीं दिखाता। चाइना। चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी नहीं दिखाता। पाकिस्तान इस कान को नहीं दिखाता। यूएसए भी इस कान को नहीं दिखाता, ये वाला, इस वाला नहीं दिखाता। भारत का कंप्लीट मैप दिखाते हैं अगर कोई बड़ा कंट्री का नाम लो, दैट इज रशिया। जो हम दिखाते हैं वही दिखाते हैं, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके साथ में है और कौन आपके अगेंस्ट में। यूएई भी पूरा मैप दिखाते हैं, यूनाइटेड अरब, ये भी पूरा मैप दिखाते हैं। भले ही पाकिस्तानी लोग कितना भी इस्लाम का झंडा गड़ के चिल्ला ले, ठीक है, नहीं सीरियस, वो लोग कुछ भी करते हैं बात बात में इस्लाम को बीच में लाते हैं, और इस्लाम को बीच में लाके तो फिर यूएई भी तो इस्लामिक फुल्ली, अरे इसी से तो इस्लाम का जन्म है, अरबियन नेशन से। ये लोग इंडिया के फेवर में बात करता है, लेकिन पाकिस्तान फालतू में इस्लाम को सामने रख के उल्टा सीधा बोलता है। बेसिकली ये लोग इस्लाम को ही नहीं समझता है। अगर समझता तो बात बात में इस्लाम को लेके पाकिस्तान का एक रिपोर्टर न्यूज निकाला है कि वो हमारे देश में भी जो मुस्लिम क्रिकेटर है ना, जैसे मोहम्मद शामी, ठीक है, तो बोलता है मोहम्मद शामी ये लोग सजदा नहीं कर पाते। सजदा माने वो कुछ अगर अच्छा होता है तो भगवान को, जैसे हमरा भगवान की बोले ना कि सक्सेस के लिए एक मतलब क्या थैंक यू करना, ठीक है, तो उसको उर्दू में सजदा बोलते हैं। तो जैसे पाकिस्तानी प्लेयर लोग ना मानो कि सेंचुरी कर लिया या फिर मानो कि कोई 5 विकेट ले लिया, तो फिर वो ना ग्राउंड में ही ना माने अल्लाह का नाम लेना चालू कर देता है। तो भारत में इस तरह का कल्चर नॉर्मली है नहीं। हाँ, सर उठा के सबको ही देखते हैं, ठीक है, कोई ऐसे भी करते हैं, कोई ऐसा करते हैं, जो जैसा करते हैं, लेकिन एकदम रिचुअल्स जो मस्जिद में जाके करना पड़ता है, ये लोग ग्राउंड में बैठ के वही करना चालू करते हैं। पाकिस्तानी लोग करते हैं, ठीक है। तो फिर मोहम्मद शामी या फिर हमारे यहाँ का मुस्लिम प्लेयर लोग ऐसा नहीं करता है, इसलिए बोल रहे हैं कि वो लोग डरते हैं हमारे देश में, तो क्योंकि ये बेसिकली हिंदू बहुल देश है और उन लोगों के ऊपर प्रेशर इसलिए नहीं कर पाते, ठीक है। तो मोहम्मद शामी को ये बात कहा गया, फिर मोहम्मद शामी बोलते हैं कि ये लोग है ही चोंचला क्रिएट करने वाले, आप इनके बातों पे ध्यान मत दो, ठीक है। वो तो हम लोगों को पता है सर हमारे देश में लोगों को आजादी कितना है, ठीक है। जो भी हो, ओके। तो स्पेशल नोट 2 में आपको इंडिया समझना है, ठीक है। तो ये इंडिया सिर्फ भारत का जो मैप है वो नहीं है, इसे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। एक काम करो, एक बेहतरीन सिस्टम में इसको पढ़ते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग मैंने वैसा कुछ ड्राइंग नहीं है, आपको एक कोस्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। कोस्टल लाइन इन द सेंस कि मानो कि ये भारत का एक, जैसे मानो आप दीघा में खड़े हो या फिर कन्याकुमारी में खड़े हो, ठीक है। तो आप मानो कि ये कन्याकुमारी का बेस लाइन, कन्याकुमारी जानते हो ना? हाँ? मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तुम लोग समझ लो सर। तो मानो आप कोस्टल लाइन में खड़े हो और आप इंडिया कितना दूर है, आप इंडिया कितना दूर तक फैला हुआ है, आप इसको जानने का कोशिश करते हो।
तो इसको मैं ना 3 हिस्सों में बांटूंगा। एक्चुअली मैं उतना रियलिस्टिक इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपको यहाँ पर मुझे कुछ समझाना है। इसमें आप एक चीज करो, 3 लाइन बना दो ऐसा। हाँ 3 लाइन बनाओ, लेकिन पहले इधर आप एक लिखो, इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। সমুদ্রের মধ্যে ভারত কতটা? क्लीन करना ना ये एरिया। ठीक है, अरे बाबा उसी को लेके तो मारपीट है मालदीव के साथ। ये जो रिसेंटली मालदीव इशू जो मोदी जी ने लाक्षाद्वीप में 4 कदम चला, मालदीव का हवा टाइट हो गया। ठीक है, एक हॉकर है ट्रेन में, बहुत वायरल हुआ है यूट्यूब में, यूपी का एक हॉकर है। भले राहुल राहुल गांधी अच्छा इंसान है, पूरा देश भर में यात्रा निकाला है, 4000 किलोमीटर चल लिया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और अपने मोदी साहब को देखो, लाक्षाद्वीप में 4 कदम चला, एक दूसरे देश का अर्थनीति बिगाड़ दिया। बात तो बढ़िया बोला है, जो भी हो, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। क्वेश्चन ही उठता है सर कि भारत का नॉर्मल मतलब हम लोग समझते हैं इसका, जो मैं आपको जो टेरिटरी दिखाया, लेकिन कोस्टल लाइन में भारत कितना दूर है? ये जो कोस्टल एरिया है यहां से भारत कितना दूर है? क्योंकि इसका आसमान भी भारत का, इसका पानी भी भारत का, माने ये जो साइड बाय साइड ये जो एरिया है ना, इसका आसमान भी भारत का, इसका पानी भी भारत का, कंट्रोल नेवी का भी यही जो। और नेवी का कंट्रोल भी पूरा रहता है। साथ में अगर कोई नेचुरल रिसोर्स भी मिलता है वो भी हमारा होगा, उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। अब मालदीव को लेके जो इशू हुआ है वही मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मालदीव में रिसेंटली देखो, मालदीव एक्चुअली पहले जमाने में इंडियन रूलर ही रूल करता था, वहां का राजा इंडियन राजा ही बनता था। मालदीप, ये द्वीप शब्द क्या है? संस्कृत है, ठीक है, ये कोई बाहरी शब्द नहीं है। और माल इसका जो कैपिटल है माले, ठीक है, माले इसका कैपिटल का नाम है माले। तो मालदीप पूरा समझ में आ रहा है आपको, इसका हिस्ट्री पढ़ोगे ना, पूरा ये सब संस्कृत नाम से ही है, और इसका पूरा एक एक चीज भारत का रूलर से ही कनेक्टेड था। थोड़ा नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं है, ये रहा, ठीक है, ये रहा मालदीव, ठीक है। हाँ छोटा सा है ये, बहुत सारा, सर बोला ये डूबने वाले सारा। हाँ कभी कभी भी डूब सकता है। एक नहीं, एक नहीं, ऐसा बहुत सारा है। और है ऊपर जो ये देखो, ये सारा मालदीव ही है, इसका इसका कैपिटल है माले, इसका कैपिटल है माले। बहुत सारा आइलैंड लेके है, करीब करीब 150-200 होगा, छोटा छोटा करके। हाँ ये उसका कैपिटल है, लाइन से ऊपर जा रहा है। ये उसका कैपिटल, ये दिख रहा है ना सर, ये उसका कैपिटल। अरे बहुत कुछ है ऐसे, बहुत ब्यूटीफुल है, नॉट अनडाउटेडली, ठीक है, ब्यूटीफुल तो बहुत है। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट ये कि मालदीव को लेके भी प्रॉब्लम इसी चीज को लेके है कि ये टेरिटोरियल वाटर इश्यूज ही है। इशू क्या है कि मालदीव का भी ऐसा ही, जैसे हम लोग अभी आपको इंडिया समझाएंगे, वैसा मालदीव का भी एक अपना मालदीव है। तो मालदीव का जितना आइलैंड है वो तो मालदीव है ही, लेकिन मालदीव का हर एक आइलैंड से समुद्र का भी एरिया है। तो जितना एरिया तक मालदीव मतलब उसका जो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, लिखाता हूं, जितना तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मालदीव का फैला हुआ है उस एरिया में मालदीव का ही अधिकार होता है। लेकिन इसको इतना दिन तक मिलिट्री का हेल्प जो था वो इंडिया से वो ले रहा था। इससे पहले जो मालदीव का गवर्नमेंट था वो इंडियन से उसका हेल्प लेता था, यानी इंडियन मिलिट्री से, इंडियन नेवी से। लेकिन क्योंकि उसका जो न्यू इलेक्शंस के बाद जो नया प्रेसिडेंट आया है मोइजू बोल के, वो इंडिया को अपना एनिमी मानता है, वो प्रो चाइना है, माने वो बेसिकली चाइना को फेवर करना चाहता है, इंडिया को नहीं। और इंडिया में हमारा जितना नेवी यहाँ पर है, नेवी का जो ऑफिसर्स है ऑलरेडी 85 से 100 ऑफिसर्स वहां पर है, बाकी जहाज वगैरह तो है ही। वो चाहता है कि इंडिया इमीडिएटली हटा दे। इवन वहां पर एंटी इंडिया बहुत मूवमेंट भी बनाया गया है, इंडिया आउट कर। तो बेसिकली देखो ये कंट्री का फॉरेन पॉलिसी है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, कर सकता है। लेकिन पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट ये है कि अब आप बोलोगे सर मालदीव में इंडिया फिर जबरदस्ती कर रहा है, नहीं, बात जबरदस्ती का नहीं, बात है कि चाइना कहाँ है, चाइना यहाँ है। चाइना क्यों इसको कंट्रोल लेना चाहता है? क्योंकि चाइना अगर मालदीव में कंट्रोल ले लेगा ना,
तो ये इंडियन ओशियन का एक बहुत बड़ा पार्ट वो अपने कंट्रोल में कर ले। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, कल अगर मालदीव को इतना कर्जा में चाइना डुबा देता है तो फिर और मालदीव उसका पैसा वापस नहीं कर पाता, क्योंकि मालदीव के पास ऐसे तो पैसा है नहीं, जो भी है दूसरों के पैसे से पैसा है इसका, दूसरों की, ये अपना एक एक आइलैंड बिक चुका है इसका। और कल मानो चाइना मालदीव को कंप्लीटली अपना कंट्रोल में कर लेता है, फिर इंडियन ओशियन से जो भी कोई जहाज निकलेगा उनको चाइना का परमिशन लेना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा बिजनेस का रूट है, मैंने वर्ल्ड का जो टोटल ट्रेड जोन है उस ट्रेड जोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा नहीं, कितना मतलब 60 to 80% ट्रेडिंग एरिया इसी इंडियन ओशन होके उठा है। बहुत पुराना यहाँ पर एक टेरिटरी है, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे होगा, थोड़ा नीचे देखना, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ठीक है। तो ये बहुत पुराना है, ब्रिटिश पीरियड के उससे भी पहले से। तो ये ट्रेडिंग जोन है बेसिकली बिजनेस का। तो चाइना चाहता है कि उसमें पूरा कंट्रोल पाने के लिए, और इसमें इंडिया का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, पर आप लोगों को जानना चाहिए कि इंडिया क्या है और इंडिया का कितना एरिया तक इंडिया अपना कंट्रोल रख सकता है। ऐसा हर कंट्री का होता है, ऐसा हर कंट्री का होता है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अभी टैक्स के लिए जितना चाहिए उतना बोलेंगे। तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर नॉर्मली सर 12 नॉटिकल माइल तक होता है। जो लोग नॉटिकल माइल नहीं समझते उनको मैं नॉटिकल माइल का बेसिक डिटेल डिफरेंस बता, लिख दो यहां पर 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.853 किलोमीटर, 1.853 किलोमीटर एक नॉटिकल माइल में। अब इस तरह से 12 नॉटिकल माइल में जितना होता है उतना तक इंडिया का टेरिटरी है, माने एकदम फुल हमारा कंप्लीटली, ना तुम्हारा ना किसी और का, ना किसी ए का, ना किसी बी का, ना किसी सी का, पूरा का पूरा हमारा। सेकंड आ जाता है सर इंडियन कस्टम वाटर, 853 कस्टम वाटर है सर 24 नॉटिकल में, 24 नॉटिकल में कस्टम वाटर। अब आप बोलोगे सर कस्टम वाटर क्या होता है? सर कस्टम माने सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे जब एक जहाज फॉरेन से आता है, से फॉर एग्जांपल मानो दुबई से तेल आ रहा है, क्या आ रहा है सर? तेल, जहाज में टंकर भर के तेल आ रहा है। जब ये जहाज ऐसा करते करते इंडियन कस्टम वाटर में घुस जाएगा, इसका मतलब कि ये इंडिया घुस गया। माने कस्टम, अगर कोई जहाज कस्टम वाटर में घुस जाते हैं तो कस्टम नेवी का, कस्टम का अलग जहाज होते हैं, वो सबसे पहले जाकर उनको पकड़ते हैं और जाके चेक करते हैं कि ये इंडिया का सामान ही लेके आ रहे हैं या फिर किसी दूसरे कंट्री का है। अगर दूसरा कंट्री का है तो भाई तुम यहाँ कैसे आ गए, अगर इमरजेंसी कारण से आ गए तो फिर वो भी बताना पड़ता है, नहीं तो पानी में ना बहुत ज्यादा लुटेरा चलता है। अभी तो एक शिप उठा ले गया तो इंडिया ही आ रहा है, बड़ा बड़ा लोड पानी में ही होता है। तो इसलिए कौन हो तुम, एनिमी तो नहीं हो। जैसे अजमल कसाब जिस तरह से पाकिस्तान से आया था, बॉम्बे में डर 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 करके सबको मार दिया सर, याद है ना? तो 2011 में ताज होटल अटैक, ठीक है, ताज और पूरा बॉम्बे में अटैक किया था, बीटी स्टेशंस में इतनी दहाड़े आम लोगों को मारा था। तो वो भी तो जहाज के थ्रू से ही आया था, लेकिन वो इतना सातिर काम किया था, पता नहीं कैसे कर लिया, कोई तो होगा अंदर ही जो उसको हेल्प किया था। बाहर का लोग डायरेक्टली नहीं कर सकता। जब घर में शैतान बैठा हो ना, शत्रु, वो सबसे खतरनाक होता है। ये घर का वेदी है, जिसके कारण ये अजमल कसाब का, पाकिस्तान का सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आके डर 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 करके मार दिया था। मैंने क्या बताऊं, तो वो जहाज जब आ रहा था तो इंडियन, वो बेसिकली पाकिस्तानी जहाज इंडियन जहाज हुआ था किसी ना किसी तरह से। वो इंडियन जहाज के बिना वो इंडिया में घुसेगा कैसे? एक पाकिस्तानी जहाज इंडिया में इतना आसानी कैसे घुस जाएगा? कभी संभव नहीं है स्पेशल परमिशन के बिना।
इवन फ्लाइट जब पाकिस्तान से, मानो रिसेंटली एक इंडोनेशिया का फ्लाइट पाकिस्तान से इंडिया आना चाहे, इंडोनेशिया जाना चाहता है, तो वो अगर इंडिया के ऊपर से जाएगा ना तो उसको नजदीक पड़ेगा, नहीं तो उसको ऐसे करके घूम के जाना पड़ेगा, इसमें पेट्रोल डबल खर्चा होगा। तो उसे पाकिस्तान से इंडोनेशिया आने के लिए इंडिया का परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर वो हमारे आसमान के ऊपर से जा सकता है। ऐसा प्रॉब्लम हमारे केस में भी चाहिए होता है कभी कभी, कि हमें अगर कभी यूरोप जाना होता है, तो अगर मानो कोई फ्लाइट अगर पाकिस्तान से फटाफट निकल गए ना तो जल्दी होता है, तो हम लोग भी उनसे हेल्प ऐसे परमिशन लेते हैं। रिलेशन अच्छा रहने से कोई दिक्कत नहीं है, पर पाकिस्तान क्या है, छोटा है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग पाकिस्तान को अवॉइड करके भी काफी देश में जा सकते हैं। पर पाकिस्तान को दिक्कत हो जाता है, उनको श्रीलंका आना होता है, उनको इधर जब भी आना होता है ना, उनको इंडिया का परमिशन चाहिए होता है, बहुत केस वो फंस जाता है बंदा। और उनका ऐसे ही पेट्रोल दाम बढ़ा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता पड़े, वो फंस जाता है। जो लोग 200 टका जो लोग 200 टका केजी आटा खाता है, उनका क्या हालत हो। 300 टका लीटर पेट्रोल। कुछ दिन बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो चाइना हो जाए, रेडी बन गया। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट इंडियन कस्टम वाटर, कस्टम वाटर मतलब समझ गए। इसको इंडियन लैंड हाँ, ये इसको तुम ये लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो बेस लाइन। इंडियन लैंड बेस लाइन, बेस लाइन से टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल, कस्टम वाटर 24 नॉटिकल माइल, और सर इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आपका है 200 नॉटिकल माइल, 200 सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वर्ल्ड में मालदीव के पास है, अमेरिका के पास है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का क्या पावर होता है। ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी इज द एरिया ऑफ द सी इन व्हिच अ सोवरेन स्टेट हैज एक्सक्लूसिव राइट regarding the explorations and use of marine resources, including energy production from water and wind. Exclusive economy does not define the ownership of any maritime features like island, rock, low tide elevations within the EEZ. उसको नहीं बताते, ओनरशिप नहीं दिखाते, लेकिन जिस कंट्री के पास वो पर्टिकुलर EEZ है, उस कंट्री का एक्सप्लोरेशन वही कंट्री कर सकता है, और वहां से जो भी प्रॉफिट होगा वही कंट्री है। ये कोई एक कंट्री का डिसीजन नहीं है, ये 1982 में यूनाइटेड नेशंस का डिसीजन। यूनाइटेड नेशन मैंने विश्व राष्ट्रपुंज मैंने, जिसके अंदर काफी वर्ल्ड के सारे कंट्री उसका मेंबर होता है। फिर वो एक कॉमन डिसीजन होते हैं कि किसके पास कितना ईजेड रहना चाहिए या होगा, ठीक है। इसका एक कंट्री वाइज एक लिस्ट भी होता है कि किसके पास कितना ज्यादा ईजेड है। इसका एक लिस्ट होता है, या फिर आप लोग चाहे तो बाद में देख सकते हो कि किस कंट्री के पास कितना ई मतलब कितना लंबा, क्या बोलते हैं उसको, एरिया है। यूनाइटेड किंगडम क्राउन ब्रिटिश का एक टाइम पे बहुत था, वो तो पूरा था। ये रहा रैंकिंग बाय एरिया, ये देखो सबसे ज्यादा है स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स का, फ्रांस का बहुत बड़ा ईजेड है। पानी हाँ, वो अटलांटिक ओशियन साइड में है ना सर। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडोनेशिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, ब्राजील, ये सब एज पर एरिया वाइज है। भारत का है हाँ 18, 2 लाख नहीं 23,05,000 नहीं सॉरी 2 लाख नहीं 23 लाख ना 23 लाख 5,143 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इंडिया के पास, इसका ज्यादा है। ठीक है। ये इस तरह से पूरा लिस्ट है, ठीक है। किसके पास कितना, पाकिस्तान 65 में 2,90,000, ठीक है। और मालदीव कहाँ से, छोटा सा देखो कितना छोटा आइलैंड है, ठीक है। उसके पास बहुत है। कहाँ है मालदीव, अभी गया था आसपास ही था।
मॉरिशस भी दिखा था, अरे सभी कंट्री होगा ना ऑलमोस्ट। छोटा सा 152 कंट्रीज के पास टोटल है, और जिसके पास नहीं है उसका भी डेटा है ना के बराबर। हाँ, मतलब किसी किसी के पास एकदम ना के बराबर, मतलब हाँ स्विट्जरलैंड के पास नहीं होगा, वो तो पूरा घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब जो बेसिकली लैंडलॉक है उसका तो होगा ही नहीं ऑलमोस्ट। ठीक है, लैंड ऑफ हो गया। फ्रांस के पास तो देखो ना, फ्रांस का एक साइड तो पूरा खुला हुआ है ना, अटलांटिक ओशियन। मजा है। रशिया तो बौखला इसलिए गया है ना, रशिया वो यूक्रेन के साथ क्यों लड़ाई कर रहा है, क्योंकि रशिया नहीं, हाँ ब्लैक सी के लिए ही तो। रशिया का जो ये वाला पार्ट में जो सी है ना सर, ये तो सब बर्फीला सी है। समझा। ये तो मतलब साल का 10 महीना बर्फ में होते हैं। अब ये बर्फ क्या करोगे तुम, इसलिए वो क्या कर रहे, उसके पास सी तो बहुत है लेकिन वो यूज नहीं कर पाते। इसीलिए तो रशिया बौखला गया है कि क्योंकि यूक्रेन के पास ये जो देख रहे हो ना सर, ये बहुत बड़ा एरिया है सी का। इसके थ्रू से ये आसानी से ब्लैक सी होके, इस्तांबुल होके, इस तरह से ये वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकता है। तो रशिया अपना प्रोडक्ट किसी को बेच नहीं पाता इजीली, अपना ओनरशिप नहीं है। और यूक्रेन एक टाइम पे रशिया का पार्ट था, यूएसएसआर का। तो अभी रशिया बोल रहे कि भाई तुम हमारे थे, तुम हमारे पास आ जाओ। खोद दिया, लेकिन रशिया के बस मतलब जब किसी का दीवार में पीठ टेक जाए तो क्या करेगा वो। अब इसलिए रशिया इतना बौखला गया कि भाई वो किसी भी तरह से, जैसे इस कंट्री को तो ऑलरेडी ले लिया रशिया, ये वाला जो कंट्री है ना छोटा सा, ये सब एरिया में रशिया का ऑलरेडी दखल आ गया, डॉन्टेस वगैरह, क्योंकि इसको ये पानी चाहिए। आप लोग यूक्रेन बचा कैसे हुआ? बचा के, अरे यूक्रेन अकेला थोड़ी लड़ रहा है सर, मतलब बाकी सब कंट्री बाकी सब मैंने नेटो बोलते हैं उसको। है। नेटो माने ये जो पूरा वेस्टर्न यूरोप है ना, ये पूरा वेस्टर्न यूरोप प्लस यूएसए, ये एक तरफ, और ये रशिया अकेला एक तरफ। और यूक्रेन को पूरा सपोर्ट इनसे मिलता है, इनसे। और ये लोग सब पावरफुल कंट्रीज, सब पावरफुल कंट्रीज, पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हर चीज है इनकी। रशिया कुछ कम नहीं है, इसीलिए लड़ाई कर पा रहे हैं, अकेले लड़। अमेरिका चाहता नहीं कि रशिया सामने आए, क्योंकि रशिया सामने आ जाएगा तो अमेरिका का बोलबाला कम हो जाएगा। और भारत भारत ये सब के बीच में पड़ा ही नहीं। ठीक है, वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें यूरोपियन के बीच में नहीं पड़ना है। कि वो हमारे बीच में भी पड़ेगा। ठीक है, तो हमें अपना देखना चाहिए, उल्टा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे बीच का रिश्ता नाता सब ठीक हो जाए, क्योंकि ये ठीक हो जाएगा तो हम लोग यूरोप से ज्यादा बेहतर कंट्री बना सकते हैं, कंटिनेंट बना सकते हैं। एक तो है ना ब्रिक्स भी तो चल रहा है। हाँ चल रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी हमारे सभी चीजों के बीच में ये पाकिस्तान और चाइना प्रॉब्लम कर रहे हैं। पाकिस्तान को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है चाइना, इसको इग्नोर किया जा सकता है। इसका क्या है सर, क्या बोलूं, मतलब ये पागल है, मतलब इसको समझना चाहिए सही गलत का, इसको पता ही नहीं है सही गलत। क्या समझाओ इसको, ऐसे बांग्लादेश फिर भी समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो समझने के लायक नहीं। प्रॉब्लम है चाइना, क्योंकि ये चाहते, इसके अंदर एरोगेंस आ गया, इतना एरोगेंस आ गया कि वो कुछ देखना ही नहीं चाहता, इसलिए हम लोग एक नहीं हो पा रहे। नहीं तो अगर एशिया एक हो जाएगा ना, फिर देखेंगे यूरोप का क्या होता है। नाउ कम्स टू द टेरिटोरियल पार्ट अगेन, चलो आ जाओ। तो कस्टम वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सबसे क्या, अब आप बोलोगे सर रेसिडेंशियल स्टेटस में ये सब का क्या लेना देना। अब पानी में भी आ गया, नहीं पानी में ज्यादा लोग आते हैं, तो फिर रेसिडेंशियल स्टेटस में काउंट होगा तो गवर्नमेंट टैक्स मांगेगा आपसे, जो भी जहाज टेरिटोरियल वाटर में आएगा, फिर आपका कस्टम ड्यूटी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप कस्टम वाटर के अंदर ही आ जाए तो इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से मतलब है कि वहां पर जो भी खुदाई होकर मिलेगा उसमें पहला हक हमारा हो। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसका क्या? कॉन्फ्लिक्ट होने से तब यूनाइटेड नेशंस देखते हैं। ठीक है, बेकार है, पर कोई तो रहना पड़ेगा। उसके बाहर जो है वो हाई सी कहलाता है। जगह बस हाँ, उसके बाहर जो जगह बचता है, बहुत जगह बचता है सर, 70% जगह पानी ही है। और वो हाई सी में सबका क्लेम है, हाई सी में कोई भी जहाज किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब वहां पर तुम अपना देखो, जैसे मानो ये जो एरिया है,
मानो ये एरिया किसी का नहीं, इंडियन ओशियन में, ये इंडियन ओशियन ही है, नाम इंडियन ओशियन है बिकॉज इंडिया के नीचे, इसलिए नाम इंडियन ओशियन पड़ा। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ भी होता है कि कोई इसमें किसी का नहीं है, ये कंप्लीटली हाई सी है। अब हाई सी में जिसका दम जितना है वो देखे। हमारे भारत का विक्रमादित्य है ना, विशाखापत्तनम में हमारा सबसे बड़ा जो है ना डिफेंस का, जो यहाँ पर खड़ा रहता है विशाखापत्तनम से। विशाखापत्तनम से पूरा एरिया को कंट्रोल करने का पूरा कोशिश करता है, पूरा बे ऑफ बंगाल होके इधर इधर पूरा इस तरह से घूमता रहता है। ठीक है, समझ गए सर इंडिया। अच्छा, नॉर्मली अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज इंडिया, तो आप ये जवाब दोगे सर, एक्सटेंड्स इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल, अप टू 12 नॉटिकल। नॉटिकल माइल में शॉर्ट फॉर्म नहीं है, जैसे हम लोग किलोमीटर बोलते हैं, जैसे हम लोग किलोमीटर बोलते हैं वैसा ही समुद्र में किलोमीटर नहीं चलता। पता नहीं सर, नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता है एनएम बोलता होगा, मे बी गूगल गूगल को पूछ लेना। नहीं भाई, पता नहीं है तो फिर फालतू में गलत चीज क्यों बोल, कॉन्फिडेंस है नहीं मुझे किसी चीज में। कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? जो लोग ऑनलाइन में, बताओ सर। दो बार ही आप क्लियर है। टेरिटोरियल वाटर, आज तो पूरा ड्राइंग करके बता दिया, बोला था उस टाइम पे भी कि बाद में लिखाऊंगा। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर, कस्टम वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी। इसमें क्वेश्चन आएगा ऐसे? क्वेश्चन मतलब कई बार रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि कस्टम वाटर में गाड़ी आए। एमसीक्यू नहीं है, क्यों तुमको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कस्टम वाटर में जहाज पहुंचा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अंदर स्टोरी की तरह दे दिया। अब तुमको कस्टम वाटर के बारे में पता ही नहीं है तो फिर तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आएगा। नहीं, बेस लाइन से 20, नहीं बेस लाइन से 20, बेस लाइन से 200, बेस लाइन से 5, बेस लाइन। ठीक है, सबको लिख लिया ना? चलो अब आ जाओ, ये जानना जरूरी होता है सर, ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन होता है, ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन रहता है। और आप लोग क्योंकि सीएससी में प्रोफेशनल में हो, आप लोगों को भी मुझे बताना पड़ता है क्योंकि इनकम टैक्स में ये चीज होता है। ठीक है, जीएसटी में भी पूछते हैं, इनकम टैक्स में भी पूछते हैं, कस्टम्स में भी पूछते हैं, क्योंकि जहाज का मैटर है, टैक्स का मैटर है, इसलिए। चलो एक एग्जाम्पल दो। मिस्टर एक्स a foreign citizen came to India, easy दे रहा हूं सर, इजी क्वेश्चन दे, came to India for the first time, धीरे धीरे टफ में जाएंगे। As on 22nd January 2023। वो तो पढ़ नहीं सकते। ठीक है, मिस्टर एक्स ए फॉरेन सिटीजन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एज ऑन 22nd January 2023 for 200 days. Calculate residential status of Mr. X for previous year 23-24. सर सबने क्वेश्चन लिखा? अभिजीत, बर्मन, Yes. बोलो सर।
कोनिका, नील, Yes. प्रिया, Yes, सना। sir. सर ये पहली बार ही आया है तो इसका बी वाला कैटेगरी में तो ये गिना ही नहीं जाएगा क्योंकि पहला 4 साल का तो हिस्ट्री नहीं होगा। बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम ठीक है। तो ये इसका कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ही बचा 182 वाला। एक ही बचा 182 डेज बाद। अब ये 22 जनवरी 2023 को 200 दिन के लिए आया है इंडिया में। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करके बताना है कि ये रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा। सर अगर आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से गिनते हो तो ये तो गिनती फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही मार्च में खत्म हो जाएगा, इसमें 182 डेज हो गई। ये जनवरी में आया है तो मार्च में तो ईयर खत्म हो जाता है, तो ये तो हुआ ही नहीं। सही पकड़े, नॉन रेसिडेंशियल हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली विजुअल इंस्पेक्शंस में ही पता चल रहा है कि ये नॉन रेसिडेंट होगा, लेकिन सर फिर भी हमें दिखाना पड़ेगा ना कैलकुलेशन करके। तो कैसे दिखाओगे? चलो इसको, ये इस तरह के क्वेश्चन को लिखने का तरीका होता है, पहले प्रोफेशन लिखना होता है, फिर कैलकुलेशन दिखाना होता है, या फिर अगर पहले कैलकुलेशन दिखा भी देते हो, प्रोविजंस के साथ आंसर लिखना पड़ता है। मैं दोनों ही दिखाता हूँ, लेकिन बार बार प्रोविजन लिख के क्लास को मैं लेट नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार प्रोविजन लिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम से ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं लिखते हो, घर में जाके लिख लेते। तो पहले कैलकुलेशन करके देख लेते कि सच में रेसिडेंट हो रहा है कि नहीं। तो क्या करना है सर आपको, क्या मैं बोला, प्रीवियस ईयर 23, 24, ये हमारा कैलकुलेशन करने का यार है। अब आपको क्या करना है, आपको इतना पता होना चाहिए कि 23-24 का जो प्रीवियस ईयर है, ये स्टार्ट कब होता है। ये प्रीवियस ईयर किसी भी साल का अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो 23 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, मैंने सॉरी 2023 के अप्रैल से। इस तरह से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जितना टोटल मंथ है पूरा लिख लो, ज्यादा दिमाग ना लगे। अब इतना लिखने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको ये देखना है कि वो आया कब है। सर वो आया 2023 के 22 जनवरी। तो आप मुझे इतना बताओ, अगर जनवरी को आया है तो जनवरी के 22 तारीख से लेके जनवरी के 31 तारीख तक कितना दिन होता है? क्या बोले? जनवरी 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 22 से लेके जनवरी 31 कितना दिन होता है? 9 डेज होता है। टोटल 68 होगा और आज कितना दिन इंडिया में 68। सर ये जनवरी में 9 दिन लिखेंगे, जनवरी में 9 दिन लिखेंगे, 10 दिन लिखेंगे, जो एक और दिन है आप बोले ना जिस दिन आता है। हाँ 10 दिन लिखेंगे, जिस दिन आएगा उस दिन को भी काउंट करना है। तो 9 + 1 कितना होता है? 10 डेज। तो जनवरी में हो गया 10 दिन। अच्छा अब मुझे इतना बताओ, फेब्रुआरी का 2023 का फेब्रुआरी लीप ईयर है कि नहीं है? लीप ईयर होगा तो 29 होता है, ये चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ 24 लीप ईयर है, तो ये 23-24 में, तो इसे लीप ईयर नहीं है या 2023 लिखना, 2023 लिखे क्वेश्चन में हम, वो 22 जनवरी को आया, ठीक है। अब तो 2023 अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया शायद। तो वही तो बोला ये लीप ईयर नहीं हुआ। नहीं मैंने गलत किया, 22 जनवरी 2023 को आया है, तो इसका मतलब कि वो तो 22-23 प्रीवियस ईयर होगा। सर मेरे क्वेश्चन में गलती कर दी, इसका प्रीवियस ईयर 22-23 है, ये मेरा गलत है। वही 23-24 तो वो असेसमेंट हो जाएगा। 23-24 असेसमेंट ईयर सर, इसलिए मैचिंग करना मुश्किल है। लीप ईयर तो 2020 था। हाँ, नहीं तो फरवरी का 24 अगर काउंट कर लेते तब तो लीप ईयर हो जाता, तब ये 29 डेज काउंट करना पड़ता। बट फरवरी में 2024 में तो नहीं है, 2023 का ही मैंने बात की है। तो प्रीवियस ईयर 22-23 होगा सर, सॉरी सर, ये 22-23 कर दो कैलकुलेशन ईयर, मैंने प्रीवियस ईयर। कैलकुलेशन ईयर 23-24 ठीक है, मतलब एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट 23-24 में ही कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन का जो पैरामीटर वो 22-23 का डेटा को लेकर कर रहे हैं। तो जनवरी में 10 दिन, फरवरी में 28 ही होगा क्योंकि 2023 लीप ईयर नहीं है, और मार्च में कितना दिन? 31 डेज। तो कितना हो रहा है? इतना। मैंने 68 निकाला था, मैं भूल गया वो किस दिन आया है, इससे थोड़ा गड़बड़ हो गई। अच्छा अब कोई बोलेगा सर 68 हो या 69 या 70 क्या फर्क पड़ता है, बंदा तो नॉन रेजिडेंट हो ही रहा है। लेकिन सर एग्जाम में अगर आप गलत लिख के आओगे
पूरा ही काट देगा। आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है तो पूरा काटेगा, बट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का फर्क नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन सही होना पड़ेगा। नहीं कोई बोल सकता है सर 69 की जगह अगर मेरा 60 हो जाए, नॉन रेसिडेंट तो हो ही रहा है ना सर, ठीक है। पूरा करके लिखा है। ठीक है, तो 69 डेज होगा राइट आंसर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको प्रोविजंस लिखाता हूँ। प्रोविजंस कैसे लिखना है, जब भी कोई आंसर करना है एक लिखो, फिर ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा। एज पर सेक्शन, as per section 6 subsection 1, ठीक है, an individual is treated as resident if he or she satisfied any one condition out of क्या सर, out of two condition। कंडीशन ए, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, लिखना पड़ेगा, 2 नंबर भी रहेगा क्वेश्चन में तो भी लिखना पड़ेगा। फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, हाथ एकदम ना, जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना, इलेक्ट्रिक की तरह चलना चाहिए। इलेक्ट्रिक जैसे चलता है ना, इतना फास्ट कि हम लोग उसको इसलिए सहन नहीं पाते, इलेक्ट्रिसिटी इतना फास्ट। फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज, हाँ, एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, हमारे केस में 22-23, ठीक है। जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से 22-23। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 days in previous year, 22-23, and 365 days in last 4 previous year, in last 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, 365 days in 4 previous year immediately preceding the previous year, last 4 previous year immediate, ये बात लिखना सर, immediately, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, immediately preceding the previous year, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट 4 साल पहले का होना चाहिए, ओके, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर माने 22-23, तो 22-23 के ठीक पिछले 4 साल में उसको हाँ आ सकते हो, एग्जाम में प्रीवियस ईयर को पीवाई लिख के आ सकते हो, यस। जो शॉर्टकट अलाउड है मैं बोल दूं, लेकिन हर ना जरूरी नहीं है, वो आदत कर लेना है, वैसे करके लिस्ट बोल के कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो प्रैक्टिस है वो आदत से, देखना किताब में भी आप ओपन करोगे प्रीवियस ईयर को पीवाई बहुत जगह, जैसे डेबिट को डीआर लिखता है ना, क्रेडिट को सीआर लिखता है ना, तो इस तरह का कुछ चीजें प्रैक्टिस है मार्केट में, तो वो ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन जबरदस्ती अपने हिसाब से शॉर्टकट मत क्रिएट करना, ठीक है। जैसे मानो कि किसी चीज को आईएनजी लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, मानो प्रीसीडिंग, अब कोई क्या करेगा, प्रीसीडिंग करके ऐसे ऊपर में एनजी लिख के छोड़ देगा, ठीक है, बहुत लोग करते हैं ऐसे शॉर्टकट राइटिंग में, ये सब माथा मत लगाना सर, ऐसे ही काट देगा क्या लिखा है, ओके। तो ये हो गया रूल। अब आपको एक्चुअली क्या था, ये जो कैलकुलेशन मैंने किया ये प्रोविजंस के बाद करने से बेहतर है कि पहले प्रोविजंस बताओ फिर कैलकुलेशंस बताओ, इन द गिवन सिचुएशंस बोल के फिर कैलकुलेशंस बताओ। तो आप लोगों ने आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 69 डेज, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा उस आंसर के बेसिस में, उस पर्टिकुलर आंसर के बेसिस में आपका जवाब क्या होगा, बाय विजुअल इंस्पेक्शन, तब
विजुअल इंस्पेक्शन नहीं, इन द गिवन केस, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, विजुअल इंस्पेक्शन मत दो, सॉरी सॉरी, मेरा भी माथा खराब। वो हम लोग की वो अलग बात है। सॉरी सर, ये जरूरी नहीं है सर। इन द गिवन प्रॉब्लम, मेरा भी माथा कभी कभी काम नहीं करता है। इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर एक्स fails to satisfy any condition, or fails to satisfy both the condition, any नहीं लिखो, both the condition, both condition under section 6 subsection 1. So Mr. X is a non-resident. अब जब कोई नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो फिर आगे और आर 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 का कोई काम ही नहीं है। अब नॉन रेसिडेंट होने का फायदा क्या है? इंडिया में टैक्स देने का जरूरत नहीं, ठीक है, वो जहां जिस देश में कमाएगा वहां टैक्स दे। लेकिन क्या हर केस में नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता है? नहीं, इसका भी एक्सेप्शनल होगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर वो नॉन रेसिडेंट नहीं, सिंपल बात है सर, एक्सेप्शंस के पीछे लॉजिक होता है। बंदा नॉन रेसिडेंट है, लेकिन अगर उसका कोई इंडिया कनेक्शन निकल जाता है ना इनकम का, तब देना पड़ेगा। लेकिन वो इंडिया कनेक्शन क्या होता है नहीं होता है वो आगे आगे चर्चा करेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी लिया उससे रेंट पा रहा है किसी भी तरह से, वेरी गुड सर। मानो कि वो बेसिकली बिजनेस करता है फॉरेन में, उसका कोई एजेंट है इंडिया में जिसके थ्रू से माल प्रोक्योरमेंट वगैरह करता है, एजेंट मैनेज करेगा उससे चीजों को ले। किसी ना किसी तरह से अगर इंडिया कनेक्शन है और इंडिया कनेक्शन से उसको अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तब गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और तब उसको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। टैक्स स्लैब होता है उसमें। हाँ, तब उसको टैक्स स्लैब सेम होगा, लेकिन बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो एग्जामिशंस बीच बीच में 87A वगैरह सब मिलता है ना, ये सब बेनिफिट नहीं मिलता है, वो आगे आगे बताऊंगा, होगा सर, आगे होगा। तो बेसिकली इतना समझ लो कि नॉन रेजिडेंट होने का दो कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली इंडिया गवर्नमेंट उसको टैक्स नहीं मांग सकता, और सेकेंडली अगर टैक्स मांगेगा तो सिचुएशंस वाइज, कि अगर इंडिया कनेक्शन है तो मांगेगा, और टैक्स रेट में उनको सुविधाएं नहीं दिया जाता, ठीक है। अच्छा, एक होमवर्क के तौर पे लिखो, कल चेक करेंगे। मिस्टर एक्स, अब आप लोग एक से ना चिढ़ मत जाओ, बचपन में भी तो मैथ्स में लेट द टोटल अमाउंट बी एक्स, तब तो नहीं चिढ़ते थे। मिस्टर एक्स कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, 7 जुलाई 7 जुलाई 2020 कर दो, 2020 कर दो। एंड कोविड, हाँ, एंड रिटर्न बैक as on 4th Jan 2021, again came back to India as on 4th September 2022 कर दो, ठीक है। Again came back to India as on 4th September 2022 and stay here till
12th जून, ये तो 23 हो गया। हाँ 12th जून 2023। कैलेंडर लेके Calculate the residential status of Mr. X। प्रीवियस ईयर क्या बोलो क्या होना चाहिए? 20 नहीं ये तो पहली बार जब है उससे गिना जाएगा। पहली बार जब इंडिया में नहीं, उस तरह से नहीं, ये जो लास्ट डेटा जो है उसके लास्ट डेटा से ही पता लग जाएगा कि कौन सा। हाँ बोलो सर, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? 22 23 22 23 प्रीवियस ईयर कैलकुलेशन होगा सर। तो वो स्टे हियर 23 24 23 24। मैं बता देता हूँ, मैं फाइनल बता देता हूँ। 23 24 का सजेशन मेरे को मिला है। 18 से 21 22 तो 4 साल का, 20 से 24 4 साल का, ठीक है। वो पुराना क्वेश्चन के साथ मैं मैच करके दे रहा हूँ, ठीक है। इसको 23 24 का, 23 24, ठीक है। 23 24 ये होगा आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसका आपको कैलकुलेट करना। रुको, और एक क्वेश्चन लिखो। 4 साल के रूल में चेक होगा। हम्म, इसमें तो 4 साल के रूल में चेक होगा, प्रीवियस ईयर का 60 दिन में चेक होगा। और एक क्वेश्चन लिखो। देख के बोलते तो मेरे ख्याल से सर ये 60 दिन में एलिजिबल हो जा रहा है, बस 365 में घर पे माथा लगाना, होमवर्क दिया ना, बोल रहे कल चेक करेंगे। लिख तो ले। हैं, भूल जाता हूँ। मिस्टर एक्स, a foreign citizen, came to India for 100 days every year. हाई फुल फॉर्म Since लिख दो, since 2018। बंदा 2018 से, नहीं 2018 19 17 18 17 18 17 18 since 2017 18, अब यहाँ से 4 साल गिनना होगा। ठीक है। Whether you want. Since 2017 18 calculate residential status 22 23 23 24। कैसे कैसे हुआ 23 24? सर 22 23 तो प्रीवियस होना है। देखें गिन के देखिए कोई, क्योंकि अगर 19 20 लिखा है तब एक सेकंड, 24 है, मुझे 7 साल का गैप चाहिए। 18 4 21 3 24, 18 से 24 कितना था? 7 साल होता है ना? 18 से 24 से 7 तो 18 6 24 ना, 18 6 24। एक काम करो तो इसको 16 17 कर दो। अरे बाप अरे बना के दे रहे हैं ना इसलिए थोड़ा, इसको 16 17 करो सर। ऐसे डेट का कैलकुलेशन सबको थोड़ा कंफ्यूज करता है। 16 17 अगर प्रीवियस ईयर से वो आ रहा है तो प्रीवियस ईयर 23 24 का हमें डेटा चाहिए। 7 साल का गैप है, ठीक है। ये कैलकुलेट करो सर, ये भी होमवर्क है। और एक क्वेश्चन, रुको रुको কারেন্ট যেটা এখন চলছে, তোরা যখন পরীক্ষায় বসবি তখন তোদের প্রিভিয়াস ইয়ার হয়ে যাবে না, তখনও তোদের প্রিভিয়াস ইয়ার 23 24ই থাকবে। কারেন্ট এখন তোরা পরীক্ষা যখন বসবি তখন প্রিভিয়াস ইয়ার 23 24ই থাকবে। এখন প্রিভিয়াস ইয়ার 22 23 চলছে, হ্যাঁ অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার চলছে, ওটাকে কারেন্ট ইয়ার বলবো, ওটাকে বলবো অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার। মানে বেসিক্যালি ট্যাক্সের ভাষায় ওটাকে বলবো অ্যাসেসমেंट। प्रीवियस ईयर में कमाएंगे और অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার में गवाएंगे, इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि প্রিভিয়াস ইয়ার মানে 22 23 এ যারা ইনকাম করেছে তারা ট্যাক্স 23 24 এ দিয়েছে। 23 24 এ যা ইনকাম আমরা করছি সেটা ট্যাক্স আমরা 24 25 এ দেব।
इसलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में गवाओ। ठीक है। और एक क्वेश्चन, मिस्टर एक्स, a foreign citizen, came to India for the first time. As on कैलकुलेशन करवा 24 থেকে 5 পেছনে গেলে কত বছর, কোন সাল আছে? 5 বছর 19 তো। Mr. X, a foreign citizen, came to India for the first time as on 14th February 2019। ठीक है, 14 फरवरी 2019 में ये बंदा फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है। स्टे हियर till 2nd May 2019। फिर जाएगा He again came back to India। Came back in India ना, जो भी came back in India, क्या मतलब came back in India as on 22nd December मेरा बर्थडे 2021। कोविड 2019 ना, 22nd December 2020 करो, sorry 2020 करो सर। He again came back to India as on 22nd December 2020 and stay here till 15 February 2021। He again, करने के आ रहे हैं आप, ये तो लिखो, he again came back to India as on 4th Jan 2022। नहीं 22 नहीं, 2009 থেকে 3 বছর আমরা কত থেকে নিয়েছি, 19 থেকে নিয়েছি না, 19 20 21, 19 থেকে 3 মানে 22, তাই তো 22। ঠিক আছে, 4 Jan 2022। He again came back to India as on 4th Jan 2022 and stay here till 25th July 2022। फिर जाएगा फिर He again पैसे ही came back to India as on 16th January 2023 and stay here till 2nd August 2023। अब तो नहीं आ रहा ना calculate residential status of Mr. X for previous year। क्या होगा प्रीवियस ईयर 23-24? बस
ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ, कितना कैलकुलेशन साल छोड़ के 3 मार्क्स दे रहे हो। हार्डली 2-3 मार्क्स देगा और कितना देगा? ना, सब देश का फाइनेंशियल ईयर सेम नहीं होता है, कोई कोई कैलेंडर ईयर भी फॉलो करते हैं, बट कैलेंडर ईयर फॉलो करने वाला अलग है। जैसे अमेरिका में आई थिंक मई से होता है स्टार्ट, ठीक है। नहीं मर्ज ये बेसिकली ना, इंडिया भी इसको चेंज करने के बारे में बात कर रहा है। फाइनेंस नहीं, प्रॉब्लमेटिक नहीं, इसको कैलेंडर ईयर में तो कभी नहीं करेगा, कैलेंडर ईयर में नहीं करेगा। ये बेटर है मेरे ख्याल से। कौन सा? ये बढ़िया लगता है। नहीं, इससे भी बढ़िया हो सकता है। आप लोग इसके पीछे का कारण जानोगे तब ना जानोगे। इस तरह का ईयर कैलकुलेट करने के पीछे मेन फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि ये जो अप्रैल टू मार्च, मेरे को क्वेश्चन किया, जो लोग ऑनलाइन में वो नहीं जानते, कि मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि सर क्या हर देश का फाइनेंशियल ईयर का जो अप्रैल मार्च वाला कॉन्सेप्ट है क्या सेम रहता है? द आंसर इज नो। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, और इसके पीछे जो मेन साइंटिफिक रीजन होता है वो है कि किस कंट्री का वेदर के ऊपर, वहां का एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन, उसका कोई अपना चीज होगा सीजनल। तो भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग अभी जो यूज करते हैं ना, ये ब्रिटिश पीरियड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेकिन इसको ना बेहतर हो सकता है कि मतलब इसका जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं दिवाली के टाइम पे, जानते हो, संवाद बोलते हैं ना, तो वो न्यू ईयर स्टार्ट होता है, न्यू ईयर मतलब जो अभी सिर्फ स्पिरिचुअल कैलेंडर में है, मैंने जो लोग पूजा अर्चना करते हैं उसके हिसाब से, जैसे बंगाली एरिया में क्या है, हम लोग पहला बैसाख मनाते हैं, 15 अप्रैल, बैसाखी। बैसाखी, ठीक है। तो ये बैसाखी भी किसी किसी एरिया में बीच में आता है, ये मुगल पीरियड में आता है, ये मुगल पीरियड में आया था, ये जो बैसाखी सिस्टम में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा और पीछे चले जाओ तो दिवाली का जो सिस्टम है जिसमें भी लोग न्यू ईयर ही मनाते हैं, इवन नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, दिवाली का मतलब तो ईस्ट इंडिया भूल गया है, ईस्ट इंडिया को पता ही नहीं दिवाली क्यों मनाते हैं। दुर्गा पूजा राम जी ने किया था रावण को वध करने के लिए, दुर्गा पूजा कंप्लीट करने के बाद दशहरा के दिन रावण को वध कर किया था, इसलिए दशहरा होता है। और दशहरा के और भी 15 दिन बाद वो श्रीलंका से वापस इंडिया में अयोध्या में लौटा था। इस लौटने को दिवाली मनाया जाता है और राम को फिर से राजा बनाने का घोषणा किया जाता है। इस रिचुअल्स को पालन करने के लिए दिवाली मनाया जाता है, और उसीलिए दिवाली में हम लोग इस तरह से रोशनी वगैरह करते हैं। साथ में अमावस्या की भी तिथि था, इसलिए भी रोशनी का जरूरत पड़ा था। तो सब चीज मिला के ये रिचुअल्स है। लेकिन ईस्ट बंगाल के मतलब ईस्ट इंडिया के लोग, स्पेशली बंगाल के लोग तो जानते ही नहीं है कि वो दुर्गा पूजा करते क्यों है, ठीक है, और दिवाली क्यों मनाते हैं, जानते ही नहीं, ना तो कोशिश ही किया कभी। सबके लिए सिर्फ एक फैशन फेस्टिवल हो चुका है। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे, हाँ ठीक है, नॉर्थ इंडिया में अभी भी वो दिवाली के टाइम पे देखना, जिसके घर में, जैसे तुम पंजाबीज के घर में जाना, तुम मारवाड़ीज के घर में जाना, दिल्ली में जाना, तुम देखना वो लोग ना अभी वो हल खाता करते हैं, जैसे हम लोग पहला वैशाख में करते हैं, सेम सिस्टम में हल खाता करते हैं। हल खाता माने वो घर का दुकान का जो बौनी होता है ना, खाता लेके बैठते हैं लोग, आके पैसा देते हैं ना, गुल्लक में रखते हैं, ये सिस्टम चलता है। ये सिस्टम नॉर्थ इंडिया में अभी भी फॉलो होता है, अभी भी होता है, साउथ इंडिया में भी होता है। मतलब बेसिकली वो रिचुअल्स, वो बेसिकली एक स्पिरिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस हो गया। तो कभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया के लिए बेहतर क्या है। रिसेंटली पार्लियामेंट में भी चर्चा हुआ था इसके बारे में, कि सोच रहा था कि जुलाई से करेगा या अक्टूबर से करेगा, ऐसा कोई बात चल रहा था। तुम लोग पढ़ाई के लिए सोचते हो, ये कंट्री का मैटर है। तुम लोग का जो सोच है वो बहुत ही छोटा सोच है। दिमाग पहले खराब नहीं होगा। कोई बात नहीं सर। अच्छा, जो होमवर्क मैंने आप सबको दिया, ये होमवर्क आप लोग ट्राई करना सर आज, ठीक है, क्योंकि ये आज के पढ़ाई के बेसिस में ही होमवर्क था। तो ये होमवर्क ट्राई करो, कल इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद और भी काफी सारे नियम हैं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। बार बार बोलो, रेसिडेंशियल स्टेटस में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाय, फिर कल मिलते हैं। ईगो में दोबारा ईगो पढ़ना होगा। ओके सर, बाय। Thank you, sir.
थैंक यू बाय सर। बाय सर सब पढ़ना माइक्रो का एग्जाम ना कर अब मैं Bye. बाय सर आप तो किए हुए नहीं मेरा तो